करिश्मा, ये बताइए कि आपने एक छोटे से, आपने जैसे बताया 2 चेयर का आपने क्लिनिक स्टार्ट किया था, पहले अपनी जर्नी वहां से आपने चालू की और आज आपके इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो ये मैनेज कैसे करते हो आप? इतने सारे ब्रांचेस एक्चुअली नहीं है क्योंकि बनाने 600 से ज्यादा है, बने 13 ही है। ओके। मेरी मदर ने कहा कि हमारी बेटियां तो डॉक्टर बनेंगी, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां डॉक्टर बने। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर बनना है, मैंने कहा देखिए मैं डेंटिस्ट बनूंगी क्योंकि मुझे रात को ना सोना है। मैंने ऐसा नहीं कर पाऊंगी कि आप मुझे गायनाक बोल दो और मैं रात को उठ के सर्जरी के लिए जा रही हूँ, मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। 2018 में हमारा एक छोटा सा क्लिनिक हुआ करता था और जस्ट 2 डेंटल चेयर्स का क्लिनिक था। और एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और बोले कि करिश्मा मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में करिश्मा का नाम होना चाहिए। वेरी प्राउडली आई कैन से कि वी हैव रीच्ड समवेयर कि जहाँ पे हम ऑटोमेटेड हैं। तो मेरी हॉबी हमेशा किताबों के इर्द गिर्द रही। 1 2 मुझे ट्रैवलिंग का अतः शौक है, अतः बचपन से। देश का हिस्सा शायद छोड़ा ही नहीं जहाँ हम ट्रैवल नहीं किए। बाय रोड, वंस द चाइल्ड इज बोर्न, माँ उसको हमेशा अपना दूध पिलाए। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आई वांट टू फीड माय चाइल्ड, चाहे कुछ हो जाए। मेरी डॉटर भी बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे लगता है कहते हैं ना कि तूने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं, वो मेरी बेटी ने पिया है और भरपूर पिया है। तो मेरी बेटी भी ऐसी निकली कि आप देखिए कि उसको शी इज अटरली कॉन्फिडेंट कि महिलाओं के लिए चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा है, मतलब अति ज्यादा चैलेंजेस है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं डॉक्टर करिश्मा प्रधान के साथ और उनसे आज हम कुछ बातचीत करेंगे, जो कि एक फेमस डेंटिस्ट भी हैं और बहुत एक बड़ी डेंटल चेन को रन करती हैं। एंटरप्रेन्योर आप उन्हें कह सकते हैं, समाज सेविका इन्हें कह सकते हैं, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो आज हम बात करेंगे करिश्मा से। हेलो करिश्मा, कैसे हो आप? हेलो आनंद जी, वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू, पर मैं ये कहना चाहती हूँ मैं सबसे पहले आपकी दोस्त हूँ और इसके बियॉन्ड मेरा ये सारा इंट्रोडक्शन आपकी मॉडेस्टी थी जो आपने दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो करिश्मा, बात करेंगे आज हम थोड़ा इनफॉर्मल वे में स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। तो बात करेंगे आज आपकी चाइल्डहुड के बारे में कि चाइल्डहुड कैसा रहा आपका, और बचपन में आप कैसी थी, नटखट थी या शरारती थी या कैसी थी, आप सिंसियर थी? देखिए मैं मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री के.एन. प्रधान यहाँ से सांसद थे जब मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म होना और उनका टेन्योर खत्म होना लगभग एक ही समय पे हुआ, दोनों ही चीजें। लेकिन क्योंकि वो काफी प्रख्यात लीडर थे और बहुत एक्टिव थे इन पॉलिटिक्स, तो घर में हमारे आना जाना लोगों का बहुत रहता था। तो 2-3 बातें हैं बहुत जो मुझे याद भी हैं और जो मुझे मेरे परिवार ने हमेशा बताई हैं। एक तो ये कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। तो जब लोग आते थे तो हमारे घर में एक बड़ा सा सेंटर टेबल हुआ करता था और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे सोफे होते थे और उन पे आके लोग बैठते थे। क्योंकि वो ऑफ कोर्स लीडर थे, नेता थे, तो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते ही थे। तो मैं बहुत छोटी सी भी उस टेबल पे खड़े होकर और भाषण देती थी। मतलब 1-2 साल की थी जब मैं, तब मैं खड़ी हो जाती थी, न्यूज़पेपर का रोल बनाती थी और खूब भाषण देती थी। तो एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर इननेटली बहुत था, शायद कह लीजिए कि मेरी जीन्स में, क्योंकि मेरे दादाजी के थ्रू वो फ्लो किया गया। मतलब जो स्टेज फियर होता है वो कभी नहीं, स्टेज फियर कभी नहीं था। मतलब बचपन में ही आपके अंदर से स्टेज फियर हट गया था? मुझे इतने अच्छे से याद है, जब मैं बहुत फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थी तो मेरी टीचर्स मुझे कहती थी, मैं सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट ईदगाह हिल्स की स्टूडेंट थी, और वो मुझे कहते थे कि तुम बड़ी हो के न्यूज रीडर बनोगी, इतना अच्छा बोलती हो माइक पे, इतना अच्छा स्टेज पे, कितने, मतलब मैं फर्स्ट क्लास की बच्ची और सामने 12th तक के क्राउड बैठा रहता था और मैं निडर जाके स्टेज पे बोल देती थी। मेरी प्रिंसिपल सिस्टर फ्रांसिस जोसेफ जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मुझे स्पेशली बुलाती थी अपने ऑफिस और बोलती थी कि ये बड़े होकर बहुत आगे जाएगी और इसको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स से भी कहते थे कि जहाँ माइक इन्वॉल्व हो, स्टेज इन्वॉल्व हो, क्योंकि हर स्कूल के सारे फंक्शंस मैं ही लीड करती थी। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट टू दिस, मतलब ये क्या बताता है मेरे बारे में कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट और सोशल एंड एक्सट्रोवर्ट किस्म की हूँ। लेकिन इसका जस्ट फ्लिप साइड सच्चाई ये भी एक है कि मैं सिंस चाइल्डहुड बहुत शांत, बहुत पढ़ाई करने वाली, सिंसियर, किताबों में घुसी रहने वाली वैसी बच्ची थी। तो खेलना कूदना मेरा कभी भी शौक नहीं रहा। मतलब स्पोर्ट्स में मैं लास्ट आती थी। पूरे विद फुल कॉन्फिडेंस मैं कहती थी कि मैं दौड़ में लास्ट आई हूँ। मैं एक बार सेकंड आई थी, तब 2 ही लोग दौड़े थे मैं और वो एक और जन। तो पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल,
टीचर्स की आंखों का तारा, और घर पे भी सबकी आंखों का तारा, हमेशा क्लास में अच्छी रैंक वाली, हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठने वाली, लेकिन बहुत ज्यादा सोशल नहीं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं। मेरी किताबें, बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी किताबें रही, और मेरी हाँ, मतलब वैसे बच्चे जो याद दिला देते हैं टीचर को कि आज टेस्ट लेना है आपको, मैं या आज बता आपको देती थी, कुछ पूछना है, मैं हम बता जैसे बैक बेंचर्स के लिए काफी मुसीबत खड़ी करने वाले होते मैं बहुत बहुत इसमें एक्टिव थी। मैं बता देती थी कि आज, और जनरली मेरी वजह से डांट भी पड़ जाती। मेरा होमवर्क हमेशा कंप्लीट रहता था। मेरी मदर बताती है, मुझे भी याद है, मैं स्कूल से आती थी उन दिनों, शांति शो चलता था ना, शांति हैं। मंदिरा बेदी। मंदिरा बेदी वाला, तो वो शांति टीवी पे चलता रहता था जब हमारे स्कूल से हम आते थे, नानी के आते थे, और मैं सबसे पहले मेरी किताब खोल के बैठ जाती थी। तो मेरी सिस्टर सबसे ज्यादा डांट खाती थी मेरी वजह से। उसको देखो वो पढ़ रही है, उसको देखो वो तो होमवर्क वो भी खत्म कर, सीरियल नहीं देख पाती होगी। और मेरी मदर को भी देखना होता था। कई बार तो मेरी मदर भी बोल देती थी कि तुम्हें क्या है ये इतना पढ़ना है, होमवर्क माने आते ही थोड़ी होता है होमवर्क, शाम में कर लेना। तो कहती थी नहीं, स्कूल से आते ही सब, मैं तो उल्टी बैठ जाती थी। एक देख भाई देख भी आता था, हाँ हाँ, शेखर वो कपूर। देख भाई देख भी चलता रहता था टीवी पे, मैं उल्टी बैठ जाती थी और मैं अपना होमवर्क करती थी। तो बात करेंगे आपकी हॉबीज की, क्योंकि बचपन जैसे आपने बताया कि आप स्टूडियस थे और शरारतें भी आपने इतनी नहीं करी, और इनफैक्ट आप बचपन से लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर रही, और स्टेज फियर भी नहीं था। तो फिर हॉबीज क्या रही हैं, क्या करते थे बचपन में, और फ्यूचर में हॉबीज कैसे चेंज हुई आपकी, क्या? देखिए, बचपन से ही ना मेरे अंदर एक, बहुत चाइल्डहुड से एक चीज तय थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो मेरी जो फैमिली है, हम लोग कायस्थ हैं, मायके से, ससुराल से मैं ब्राह्मण हो गई हूँ अब, लेकिन मेरी फैमिली में लालाज, हमको पढ़ाई सिखाई जाती है। मतलब हमारे यहाँ पूजा होती है कलम दवात की, हमारे यहाँ चित्रगुप्त जी हमारे पूजनीय है। तो हमारे यहाँ पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था सिंस चाइल्डहुड, मुझे याद है, और एंड स्पेशली गर्ल एजुकेशन। तो हमारे यहाँ विद इन द होल फैमिली ट्री एक कॉम्पिटिशन से था कि कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैं उस कॉम्पिटिटिव माहौल में बढ़ी। अब मेरा हॉबी इंक्लाइन ही टुवर्ड्स एजुकेशन था। मुझे इतना पसंद था पढ़ना कि मैं जब सेकेंड क्लास में होती थी तो थर्ड की किताबें पढ़ लेती थी। समर हॉलीडेज में मैं 2-3 साल आगे की किताबें पढ़ लेती थी। मुझे याद है जब मैं 8th में थी तो मैं 9th-10th के लिए कोचिंग जाती थी समर वेकेशन में। तो मेरी हॉबी हमेशा किताबों के इर्द गिर्द रही। 1, 2, मुझे ट्रैवलिंग का अतः शौक है, अतः बचपन से। पर बचपन में मैं उतनी नहीं ट्रैवल कर पाई जितना मैंने बड़े होकर किया। पर मुझे, मेरे 2 ही हॉबीज है, मैंने जितनी आइडेंटिफाई करी, मेरी 2 ही हॉबीज हैं। एक बुक्स पढ़ना और दूसरा खूब घूमना। और इनसे भी ऊपर मेरी सबसे अच्छी हॉबी है, मैं बहुत समय मेरे हस्बैंड के साथ रहना पसंद करती हूँ। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं और वो ही मेरे एकमात्र दोस्त हैं। ओके। तो मेरे जो कांस्टेंट, एक वन कांस्टेंट फ्रेंड सिंस इयर्स एंड लाइफ टाइम, क्योंकि हम बचपन से साथी हैं एक तरीके से, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से साथ हैं। तो मैं तब 17 साल की थी, तब से मैं और वो साथ हैं। और उनके साथ रहना, अब मेरी बेटी के साथ रहना, और उनके पहले मेरी मदर के साथ रहना, तो ये बस फैमिली, बुक्स एंड ट्रैवलिंग, इतनी मेरी हॉबी है। तो बात करेंगे कहाँ कहाँ आप ट्रेवल कर चुके हैं अभी तक? देखिए, ट्रैवल बहुत अच्छा सवाल है। तो 2018 से लेकर 20 तक मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी। ये भी एक जुनून था। तो 2018 में हमारा एक छोटा सा क्लिनिक हुआ करता था, और जस्ट 2 डेंटल चेयर्स का क्लिनिक था। और एक दिन मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और बोले कि करिश्मा, मजा नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में करिश्मा का नाम होना चाहिए। तो ये मैं एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी हूँ, वो मेरी लाइफ में उसके पीछे सारे आदमी हैं। मेरे पिताजी, मेरे पति, मतलब उन्होंने मुझे बनाया है। जैसे बोलते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरे केस में जस्ट स्टॉप, इट्स अ फ्लिप। मेरे केस में मेरे पापा एंड मेरे हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा इन 2018, ही सेड कि करिश्मा, ये तो गलत हो रहा है, तुम्हारे बहुत ड्रीम्स थे और तुम कॉलेज में बोलती थी ये करना है वो करना है, और हम लोग, नहीं 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 हो पाएगा। मैंने 2011 में क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था इन टाइम ऑफ माय इंटर्नशिप। तो मेरी एल्डर सिस्टर यूज्ड टू बी अ डेंटल सर्जन, शी यूज्ड टू प्रैक्टिस, उन्हीं के नाम से था क्लिनिक। 18 तक उन्होंने कहा नहीं अब बहुत हो गया, नाम कैसे करें तुम्हारा, हम एक कॉन्फ्रेंस करें।
और इस कॉन्फ्रेंस के लिए देयर वाज नो स्टाफ, वी हैड नो बैकअप। हमने कभी हमारी फैमिली से पैसा लेके काम नहीं किया, हमने जो किया हमने खुद बिल्ड किया। तो ही सेड कि मैं करूंगा और तुम बस बैकपैक करो और हम जा रहे हैं। तो उन्होंने उसी दिन एक पोस्टर लॉन्च करवाया कि मनाली में हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब कुछ भी व्यवस्था नहीं थी और हमने लॉन्च कर दिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एंड आनंद जी, हमारा एक्सपेक्टेशन था 300 स्टूडेंट्स हमें लाने थे, डेलीगेट्स फ्रॉम कॉलेजेस, और हमने उसी हिसाब से बुकिंग्स कराई। पूरे देश में मैं और देवेंद्र, वी ट्रेवल 25,000 किलोमीटर्स, पूरा देश हम, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड लंदन, बाय द वे, इंग्लैंड एंड इंडिया के बीच का डिस्टेंस। हमने उतना ट्रैवल किया उस बीच। अपने पोस्टर्स, खुद के पोस्टर, मतलब मेरी फोटो छपती थी, पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स, बेचारे वो बांटते थे कॉलेजेस में जाके पैम्फलेट, और मैं जाती थी अंदर डीन से बात करने, एंड ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट हाथ से एंड टेक ऑल द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और उस कॉन्फ्रेंस में हमने 300 एक्सपेक्ट किया था, वी गॉट 1600 डेलीगेट्स, 1600। तो ट्रैवल, इसके बाद सेम तर्ज पे हमने गोवा किया, बट बाय दैट टाइम हमने थोड़ा कमा लिया था तो हम थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाए, एंड फिर हमने धर्मशाला भी करी। पर इस ड्यूरेशन में, इन 3 सालों में, हमने कुछ देश का हिस्सा शायद छोड़ा ही नहीं जहां हम ट्रैवल नहीं किए बाय रोड। तो जो हम टीवी में देखते हैं ना कि पंजाब में जाते हैं तो खेत में दिखता है ऐसे गन्ना चूसते हुए कोई बुजुर्ग सरदार जी जा रहे हैं बैलगाड़ी पे बैठ के, वो सब जितना टीवी पे जो जो देखता है वो सब मैं आंखों से देख चुकी हूँ। मैं तो एक बार गोवा जा रही थी बाय कार इसी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और हम लोग गलती से चले गए बेलगांव, और रात को 3 बजे ट्रैप हो गए, मैप खत्म, रात को 3 बजे जंगल के अंदर हम फंस गए, जंगल ब्लॉक हो गया, अब जाने का रास्ता ही नहीं। ऐसा बहुत कुछ हुआ। आबू रोड पे उदयपुर में हम पे अटैक हो गया, कुछ वो जो रोड पे खड़े होकर लूट करते हैं। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। और ऐसा कोई देश का, थोड़ा सा नॉर्थ का पोर्शन कश्मीर का, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नहीं गई हूँ मैं, और इसके अलावा साउथ में कुछ पोर्शन, बस इसके अलावा कोई जगह नहीं। पूरा देश आपने घूमा? हमने पूरा देश घूमा, ऐसा कोई। और हमारा देश इतना वैरायटी है कि अगर कोई निकल पड़े कि एक लाइफ टाइम में देश ही घूमना है तो वो भी नहीं घूम पाओगे, वो भी नहीं घूम पाएंगे, डेडिकेटेडली घूमना पड़ेगा। तो आई एम सो लकी कि मैंने अपनी जिंदगी के 2-3 साल सिर्फ घूमा और एक्सक्लूसिवली घूमा। क्या बात है। आपने जैसे बताया कि आपको पढ़ने का भी बहुत शौक है और धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ने का आपका काफी रुचि रखती हैं आप, तो उसके बारे में बताइए, आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या आपके मोटिवेशन क्या है उसको, उसके पीछे? मैं ना बचपन से ही बहुत क्वेश्चन करती थी, मेरे अंदर बहुत सवाल है, तो मैंने सबसे पूछे जवाब, जैसे कोई भी बच्चा पूछेगा कि भाई इसका जवाब दे दो, इसका दे दो। तो मेरे फादर से मैं अपने फादर के बहुत क्लोज थी, तो मैंने मेरे फादर से पूछा ऐसा क्यों है, ये आम के पेड़ पे अमरूद क्यों नहीं उगता, और ये सूरज इधर ही से क्यों उग रहा है, और ये पानी ऐसी रंग का क्यों है, मतलब ऐसे सवाल मैं पूछती थी। तो वेरी अर्ली ऑन मेरे फादर ने मुझे आइडेंटिफाई किया, और इसमें मेरी मदर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं जब फर्स्ट क्लास में थी तो हमारे स्कूल में एक ऑप्शन होता था कि आपको एक को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं उनमें आप कुछ भी चूज कर सकते हो, 10-12 ऑप्शन होते थे, कराटे, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग। उसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए चूज किया पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग, और मैं कितने साल की थी होंगी, कुछ 4-5 साल की। तो 4-5 साल के बच्चे को बेसिकली हर सैटरडे 2 घंटे किसी की ऑटोबायोग्राफी बोल के सुनानी है पूरी क्लास के सामने, और क्लास में माने फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चे हैं, तो क्राउड के बीच में बोलना है। तो हमें दिया जाता था टास्क कि अब आज आपको बोलना है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ कॉकरोच या लिजर्ड, है ना, या फिर पीकॉक, कुछ भी। तो इमेजिनेशन कहाँ से लाएगा इतना छोटा बच्चा। तो मैं अपनी मम्मी पापा के पास जाती थी और पूछती थी अब क्या सोच रही होगी छिपकली, अभी कॉकरोच क्या सोच रहा होगा। तो एक तो मैं वैसे ही सवाल पूछती थी, उस पर से ये और सवाल हो गए। तो उन्होंने मुझे किताबें लाके देना स्टार्ट किया बाहर से, जैसे कोई देके जाता था ना पैसे कि ये आपको नेक दिया, ऐसे देके जाते हैं, मैं उनको भी बचा के पैसे से किताबें खरीद लेती थी। जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बहुत एक्सट्रीम इंटरेस्ट जो है जवाब पाने का, वो ये किताबें कुछ हद तक सॉल्व करती हैं। करते 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 मैं टोटली, देयर केम अ टाइम जब मैं होंगी कुछ 5th 6th में,
तब तक ये डिसाइड हो गया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन रीडिंग नॉन फिक्शन। मतलब मैं कहानियां नहीं पढ़ती, कभी नहीं पढ़ी मैंने, कहानियां नहीं पढ़ती, जानकारी ही चाहिए मुझे। पढ़ते पढ़ते फिर बहुत ज्यादा नानी के नजदीक रही, उनसे बहुत अटैच रही, उनकी कहानियां, उनकी पूजा पाठ होते होते आपको जान के आश्चर्य होगा, 6th में मैंने उर्दू ऑप्ट करी, संस्कृत नहीं। तो मैंने उर्दू सीखी है, उर्दू लिखना पढ़ना बोलना। उर्दू अकेडमी से स्कॉलरशिप मिलती थी मुझे। उर्दू की बहुत स्टेट लेवल डिबेटर रही हूँ मैं, डिबेट्स करती थी उर्दू में स्कूल की तरफ से। तो उर्दू की वजह से थोड़ा मुझे मुस्लिम लोगों में भी बैठने का मौका मिला। अब मैंने जब सबसे बात, और मेरे सवाल बहुत, तो मैं बोलती थी तुम ऐसा क्यों करते हो, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। फिर मैंने हर तरीके की चीजों को पढ़ना समझना घुस कर। तो जब मैंने अब एक्सक्लूसिवली अगर हम स्पिरिचुअल किताबों की बात करें, रिलीजियस किताबों की बात करें, तो मैंने सबसे पहले जब गीता पढ़ी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया गीता में, मैं कंफ्यूज हो गई। फिर मैं इंग्लिश में पढ़ती थी, हिंदी में नहीं पढ़ती थी, संस्कृत मुझे नहीं आती थी। फिर मैंने उसका इंग्लिश वर्जन बुलवाया, मैंने पढ़ा, मेरे होश उड़ गए, बहुत वेरी यंग ऑन। मुझे लगा ये क्या पढ़ लिया मैंने, कितना कुछ दिया इसमें, ऐसे जिंदगी जीनी है, मैं तो बहुत गलत तरीके से जी रही हूँ। फिर मैंने उसको पढ़ते पढ़ते सोचा ये कहाँ से आई गीता। फिर मैंने वेद उठाए, उपनिषद उठाए, बहुत कठिन लगे, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा मैं कैसे पढूं, क्या करूं। ऐसे पढ़ते 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 फिर मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें सारे धर्मों के बारे में बताया था। मतलब वो धर्म जिनका नाम भी नहीं सुना होगा हमने, बाहिज्म और टाओइज्म, फिर एथिज्म जो विश्वास भी नहीं करते। मैंने जब जैसे जैसे मैं ये ग्रंथ पढ़ती गई आनंद जी, मुझे रियलाइज हुआ कि मोटा मोटा हर ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमें विश्वास करना है। मोटा मोटा हमें ये सिखाया गया कि एक शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। और आज की तारीख में मैं इस बात पे अडिग बोल सकती हूँ कि हर चीज एक एनर्जी है, और मैं उस शक्ति में अति विश्वास करती हूँ। तथास्तु की शुरुआत सवेरे 10 बजे प्रेयर मीट से होती है। हमारा पूरा ग्रुप ऑल ओवर जितने जिलों में हम सब जूम मीटिंग पे कनेक्ट होते हैं। इस प्रेयर को मैं लीड करती हूँ। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें आज का दिन दिखाया, और कल का दिन बेहतरीन था और आज का और भी अच्छा होने वाला है। यहाँ से हम दिन की शुरुआत करते हैं, और रात को भी मैं इसी प्रार्थना के साथ अपने दिन को अंत करते हैं। तो मैं बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़ चुकी हूँ, और मैं सबको बोलूंगी, एनीबडी, आप जितनी जल्दी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को धार्मिक किताबें देंगे, बोलने से कुछ नहीं होगा, धर्म पढ़ने से ही पता चलेगा और प्रोपोगेट करने से ही फैलेगा। तो हर वो चीज जो हम बोलते हैं वो सच नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे स्क्रिप्चर्स बोलते हैं जो कि बिल्कुल विपरीत है, जो हम डे टू डे एक्टिविटी में करते हैं। तो बेहतर है आप वो किताब पढ़िए। जैसे लॉ जैसा किताब में लिखा है वैसा ही होगा ना। जैसे डॉक्टरी, हमारी डेंटिस्ट्री, जो प्रोसीजर हो गया रिसर्च करके फाइनल बन गया आरसीटी, वैसे ही होगी ना, कोई और तरीके से थोड़ी आरसीटी हो जाएगी। सिमिलरली जैसा ईश्वर ने अपने ग्रंथों में लिखा है, जिसने भी लिखा है, जो हो गया वो फाइनल है, आप उसको विश्वास करिए, उसके साथ आगे बढ़िए। आई हाईली प्रोपोगेट दिस। और हम एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं जिसमें हम वॉइस ऑफ द सोल नाम से वीडियोस भी बनाते हैं, और उसमें बताते हैं कि आप कैसे, सिर्फ कुछ मत करिए। मैं तो कह रही हूँ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो चलिए बहुत ही पढ़ती हूँ, मत पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए, आप एक किताब उठाइए, एक स्क्रिप्चर, और उसमें आप अपनी जान झोंक दीजिए। सिर्फ ही गीता ही उठा लो, आप सिर्फ गीता पढ़, कुछ मत पढ़ो। आप देखिए आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब मैं जो भी हूँ, मैं जो भी कर पा रही हूँ, जो भी करूंगी, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है या जो मेरा विजन है, मेरे जो होप सेट हो गया है, वो जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि एक ऊपर वाला है और वो मुझे ड्राइव कर देता है। मुझे पता है कि मैं हर दिन उठूंगी और हर दिन कल से तो बेटर ही होगा। वेरी नाइस। तो ये अभी हमने बात करी है आपके हॉबीज के बारे में, तो फिर ये आया है कि भाई आपको जो है पढ़ने का शौक है और पब्लिक स्पीकिंग आपकी बचपन से अच्छी रही है। बहुत शौक है तो मुझे। हाँ। कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे आप जो है इस फील्ड में आए, और डेंटिस्ट बनने का आपने कब सोचा, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, और फिर कैसी रही आपकी कॉलेज लाइफ? तो मेरी जो जिंदगी है ना आनंद जी, उस पर मूवी बन सकती है मुझे लगता है। तो बिल्कुल बनना चाहिए मूवी तो। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ है। मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी।
जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो बहुत अच्छी थी स्टेज पे, बहुत आंखों का तारा टीचर्स का, और सब लोग कहते थे कि इसको तो मीडिया साइंसेस में डाल दो। उससे जस्ट विपरीत मेरा एक कैरेक्टर है जो कि बहुत क्लोज टू द मदर, घर के अंदर रहने वाली, किताब पढ़ने वाली, शाम को घर आए अपने घर पे ही। दैट इज स्टिल डेट, मैं ऐसी हूँ। तो मेरी मदर ने कहा कि इसको बाहर नहीं भेज सकते, ये लड़की उस टाइप की नहीं कि बाहर सरवाइव कर जाए। शी वॉज वेरी राइट। मुझे अति होम सिकनेस थी, अति। तो मेरी मदर ने कहा कि हमारी बेटियां तो डॉक्टर बनेंगी, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां डॉक्टर बने। लाइक आई टोल्ड यू कि फैमिली में कल्चर ही ऐसा था कि एवरीबडी वांटेड देयर किड्स टू बी द बेस्ट, और लड़कियों का मेनली। और मैं बहुत आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बहुत मानी मैंने मेरे घर वालों की हमेशा बात। कभी टिल डेट ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनके साथ कुछ ऐसा कर दूं कि वो ये चाहते थे और मैंने ये कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर बनना है, मैंने कहा देखिए मैं डेंटिस्ट बनूंगी, क्योंकि मुझे रात को ना सोना है। मैंने ऐसा नहीं कर पाऊंगी कि आप मुझे गायनाक बोल दो और मैं रात को उठ के सर्जरी के लिए जा रही हूँ, मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। बोले ठीक है, डन, डेंटिस्ट बन जाओ। तो इस तरीके से, बट मेरा एडमिशन एमबीबीएस में हो गया था। अच्छा। आई लेफ्ट एमबीबीएस, मैंने कहा नहीं, मुझको बीडीएस करना है, मैं आई विल डू गुड इन दिस। जब मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आई, मैंने उसी साल मेरे पेरेंट्स से कहा, मैंने कहा देखिए मैं एक दिन भी घर नहीं बैठूंगी, तो आप अभी से बी प्रिपेयर्ड कि मुझे तो काम करना है। तो व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, उन्होंने मुझे क्लिनिक डाल के दिया, और वो ही एकमात्र खर्चा है जो उन्होंने मुझ पे किया मेरे प्रोफेशन पे। मतलब मेरी पढ़ाई के बाद, उसके बाद मैंने कहा अब आप कभी मत करना, अब मैं आपका करूंगी। तो मेरी एल्डर सिस्टर, शी इज अ कजन, अभी तो शी इज बेस्ड इन लंदन, डॉक्टर निधि श्रीवास्तव। उन्होंने वो क्लिनिक स्टार्ट करा, एंड शी यूज्ड टू प्रैक्टिस देयर, एंड शी यूज्ड टू कॉल अदर डेंटिस्ट टू प्रैक्टिस, और मैं वहां पर सीखती थी। तो मेरे फादर ने इन्वेस्टमेंट किया था, एंड देन वहां से 1-2 साल बाद व्हेन आई गॉट माय डिग्री, तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने, जो कि उस टाइम पे मेरे साथ स्कूल वो कॉलेज में साथ में पढ़ ही रहे थे, हम लोग फर्स्ट ईयर से साथ थे, हमने काम करना स्टार्ट किया। करते 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 फिर ब्रांचेस बढ़ती चली गई, और अब आज हमने काफी फैला लिया है सेटअप को। ऐसा रहा। बहुत ही बढ़िया जर्नी रही आपकी। बात करेंगे मैरिड लाइफ की, कि आफ्टर मैरिज क्या चेंजेस आए आपके जॉब को लेकर के, और फिर उसके बाद आपका बेबी हुआ। तो जैसा आपने मुझे बताया भी था कि आपने टिल लास्ट, जब तक के बेबी हुआ नहीं तब तक आपने काम किया। तो ये एक एग्जांपल आपने सेट किया कि भाई जनरली जो होता है लास्ट के मंथ्स में तो रेस्ट पे ही रहते हैं ज्यादातर मदर। तो आपने कैसे ये सब चीजें मैनेज किया, और आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को? देखिए, मैं एक बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो किस्मत से मेरा मन हमेशा चंगा रहा। क्यों रहा? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या ही अच्छे कर्म करे हैं कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला। एक तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली मुझे, फिर मेरी शादी इतने बढ़िया इंसान से हुई कि मेरे हस्बैंड का ना लाइफ में एक ही उद्देश्य है। जिस दिन से मैं उनसे मिली हूँ, उस दिन से उनने मुझे एक ही बात बोली, एंड कंसिस्टेंटली आज लगभग 20 साल हो गए वो एक ही बात बोलते हैं कि मेरा एक ही सपना है कि करिश्मा को कुछ बनाना है और करिश्मा का नाम होना चाहिए। तो उनकी कभी ये इच्छा ही नहीं हुई कि उनको उनका नाम करना है, जबकि हम सेम प्रोफेशन में, हम सेम पढ़े लिखे, सब कुछ सेम, और मुझसे कम से कम कुछ नहीं तो 100 टाइम्स एफर्ट वो डालते हैं हर काम में, अति मेहनती है, लेकिन क्रेडिट मुझे मिलता है। तो मेरी शादी एक तो बहुत ही बढ़िया इंसान से हो गई। उसके बाद मेरी जब प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी में उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो करिश्मा, ऐसा है कि प्रेग्नेंट तुम हो, मैं ब्रेक लूंगा, तुम नहीं लोगी। तो उन्होंने मुझे एक कमिटमेंट किया, उन्होंने कहा डिलीवरी होगी ना, बच्चे को पालना है ना, मैं पालूंगा 6 महीने घर रुक कर, तुम एक दिन भी मत रुकना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो। मैंने कहा कि फिर कैसे मैनेज होगा? सब मैनेज कर लूंगा मैं, सब। तो मैंने मन मार के, आनंद जी, मेरी जिंदगी में, मतलब मुझे बोलते हैं लोग कि तुम्हें बिगाड़ दिया तुम्हारे घर वालों ने। तो मैं कुछ चीजों में ना बहुत अडिग हूँ, तो जब मैं मेरी बात से हटती नहीं हूँ, तो जो मेरे क्लोज वंस हैं वो कहते हैं तुम इसलिए नहीं हटती क्योंकि तुम्हें बहुत बिगाड़ा हुआ है। पहले तुम्हारे पापा ने बिगाड़ा, फिर तुम्हारे पति ने बिगाड़ा, तुम्हें बहुत बिगड़ी। उन्होंने मुझे आफ्टर आई डिलीवर्ड द चाइल्ड, एक तो बिफोर आई डिलीवर्ड द चाइल्ड, मैं आज भी
मैं 10th ऑफ सितंबर को अपना फाइनल अवार्ड कलेक्ट करने गई थी। माननीय श्री विश्वास सारंग जी ने मुझे अवार्ड दिया था। भोपाल में था और मेरी डिलीवरी इंदौर में होनी थी एंड 20 को आई डिलीवर्ड द चाइल्ड। तो मैं डॉक्टर के हिसाब से मुझे 1 सितंबर से शिफ्ट हो जाना था क्योंकि 9th मंथ मेरा एंड हो रहा था। नहीं मानी मैं, मुझे अवार्ड लेना था ना, क्योंकि इसलिए रुक गई थी मैं। फिर मैं गई तो मुझे एक दिन पहले तक आई वर्क, मेरी फाइनल मीटिंग क्लोज करके अगले दिन मैं एडमिट हुई, डिलीवरी हुई। 3 दिन बाद जब मैं डिस्चार्ज हुई, स्ट्रेट अवे आई केम टू भोपाल। मैं यहाँ पर 7वें दिन अपने काम को मैंने ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी ये दे सकते हैं कि उसको आप, वंस द चाइल्ड इज बोर्न, माँ उसको हमेशा अपना दूध पिलाए। मुझे लगता है मेरी उससे बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं हो सकती। मैं उसे अच्छे कपड़े लाके दे दूं, अच्छे खिलौने दे दूं, वर्ल्ड का बेस्ट मिल्क पाउडर लाके दे दूं, या फिर बढ़िया से बढ़िया झूले लाके दे दूं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लाना। इस सब में मैं बिलीव ही नहीं करती। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आई वॉन्ट टू फीड माई चाइल्ड, चाहे कुछ हो जाए। 6 मंथ्स इसको ऊपर का मैं एक बूंद भी नहीं दूंगी। मुझे कई बार डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं वो तो बच्चे के लिए फिर ऐसा ना हो वेट कम हो जाए। मैंने कहा आप मुझे बताइए, आप मुझे दीजिए जो देना है। तो 6 मंथ्स 7th डे से मैं काम पे आती थी। एवरी 2 आवर्स में जाती थी, उसको फीड कराती थी, फिर आती थी, फिर जाती थी, फिर आती थी। मुझे कई बार वीकनेस हुई, मुझे कई बार मेंटल स्ट्रेस हुआ, मुझे कई बार लगा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं थक रही हूँ। देन केम अ टाइम जब मेरी डॉटर 3 मंथ्स की थी, तो मुझे लगा कि उसको ज्यादा फीड कराना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। तो मैंने मेरे ऑफिस के नीचे एक स्पेस ली, वहां पे उसका पूरा सेटअप लगाया, उसको वहां शिफ्ट किया उसकी नानी के साथ में। मेरे मम्मी पापा भी वहीं आते थे उससे मिलने। मैं ऊपर से नीचे जाती थी, फीड कराती थी, आ जाती थी। तो मैंने ऐसे 6 महीने निकाले। उसके बाद मेरी डॉटर भी बाय गॉड्स ग्रेस, मुझे लगता है, कहते हैं ना कि तूने अपनी माँ का दूध पिया है कि नहीं, वो मेरी बेटी ने पिया है और भरपूर पिया है। तो मेरी बेटी भी ऐसी निकली कि आप देखिए कि उसको, शी इज अटरली कॉन्फिडेंट। और मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और ये मैंने वेरी, लोग, मदर्स आर वेरी गिल्टी, ऑलवेज ऑलवेज वेरी गिल्टी, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। नहीं, मैं ऐसी मदर नहीं हूँ। मैंने मेरी बेटी को इस दुनिया में लाया, सारे कष्ट सह के लाया, और उसको बहुत अच्छा, बेहतरीन जो मैं कर सकती थी और कर सकती हूँ करती हूँ। तो आई एम अ वेरी प्राउड मदर। और मेरा ये मैसेज है सभी मदर्स के लिए कि कोई माँ गलत हो ही नहीं सकती। मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। मतलब मेरी डॉटर को अगर फीवर है तो मैं सो ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड सो जाएंगे, उसकी नानी सो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं सो। तो डिस्पाइट कि मुझे अगले दिन काम पे जाना है, डिस्पाइट एवरीथिंग, तो मुझे लगता है जो एक मदर है वो, उसकी एनर्जी तो डायरेक्टली गॉड से लिंक्ड है, तो यू कैन नॉट क्वेश्चन हर। तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि नेवर क्वेश्चन अ मदर्स एबिलिटी और हर इंटेंशन, क्योंकि दोनों में कोई कमी नहीं, कोई भी माँ गलत नहीं हो सकती, वो अपना बेस्ट करती है। तो आई एम अ वेरी प्राउड मदर, और एंड माई husband should be a very proud husband and I'm sure he must be. करिश्मा, ये बताइए कि आपने एक छोटे से, आपने जैसे बताया 2 चेयर का आपने क्लिनिक स्टार्ट किया था, पहले अपनी जर्नी वहां से आपने चालू की, और आज आपके इतने सारे ब्रांचेस हैं मध्य प्रदेश में, कई शहरों में आपकी ब्रांचेस हैं। तो ये मैनेज कैसे करते हो आप इतना सब कुछ? तो शुरुआत ऐसे करते हैं, इस क्वेश्चन के पहले प्री में जाती हूँ कि इतने सारे ब्रांचेस एक्चुअली नहीं है, क्योंकि बनाने 600 से ज्यादा है, बने 13 ही है। ओके। तो अभी, अब ये दूसरा मैनेज कैसे करते हैं, तो ये आग पे चलने जैसा है। जैसे वो कहावत है ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। इट इज वेरी टफ टू क्रिएट अ सिस्टम टू वर्क ऑन इट्स ओन, जिसमें आपकी ह्यूमन डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। टुक मी वेरी लॉन्ग, मतलब मैं कम से कम 4 साल से सिस्टम बना रही हूँ। आज वेरी प्राउडली आई कैन से कि वी हैव रीच्ड समवेयर, कि जहां पे हम ऑटोमेटेड है, लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, बहुत अच्छी टीम, और बहुत सारा मनोबल, बहुत परसीवेरेंस की लगे रहो, और खुद को बहुत मोटिवेट करना पड़ता है। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि मोटिवेटेड मैं हमेशा से थी, पर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है।
तो देयर इज अ क्लियर लाइन बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन. आपको ना मोटिवेशन आज होगा तो आप आज काम कर लोगे, कल नहीं हुआ तो नहीं करोगे. पर आप आज मोटिवेटेड हो तो भी ब्रश करोगे और कल नहीं होगे तो भी ब्रश करोगे. तो टू मेक योर मोटिवेशन अ हैबिट एंड देन टू मेक दैट हैबिट अ रूटीन, एनर्जी इसमें जाती है और पूरा आर्ट ये है. अब इस सब के पीछे ना एक माइंडसेट है, एक ब्रेन है. तो मैं बिलीव करती हूँ कि ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है. जो मन के हारे हार गया, फिर आप उसे नहीं जिता सकते. तो मैं कभी ना मन से नहीं हारती. इनको मैनेज करने के लिए लोग हैं, इन सेंटर्स को चलाने के लिए टीम है, इन सबको एक धागे में पिरोने के लिए एक सिस्टम है. लेकिन ये सब कुछ ठप हो सकता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अगर मन से इनको चलाने की एबिलिटी रखने वाला मेरा ब्रेन हार जाए. तो मुझे लगता है सबके पीछे सबसे ज्यादा द बिगेस्ट मोटिवेशन, लाइक आई सेड अर्लियर, इज गॉड. कि उन्होंने मुझे सेनिटी दी. तो मैं डेली ना अपने हस्बैंड को एक बार ये बात बहुत बोलती हूँ, बार बार ये चीज मैं रिपीट करती हूँ कि हमारा काम दो तीन ही है. पहला काम है कि कृष्ण को अपने साइड रखना है. तो ये जो काम कर रहे हैं इसमें हमें नहीं चाहिए पूरी, बहुत लोग नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि कृष्ण हमारे तरफ आ जाए. तो मैं बोलती हूँ ईश्वर सबका भला करे पर मेरे से शुरुआत करे. तो एक तो ये है कि मुझे कृष्ण मेरे साइड चाहिए. तो अलाइनिंग द स्टार्स, कि ईश्वर हमारे फेवर में काम करे. अब ये बोलते हैं ना कि अरे वो तो लकी है. देखिए कोई लकी नहीं होता आनंद जी, क्योंकि लक एक दिन काम करता है, पर जब आप कंसिस्टेंटली उस दिन तक आते हो तभी वो लक काम करता है. वो लक मे बी आज की तारीख में एक्टिव हो गया क्योंकि आज आपका दिन सही है, बट आज से 10 साल पहले की जर्नी कहाँ से कहाँ हुआ. तो इन दैट जर्नी मेनी पीपल गिव अप, 99% गिव अप. तो वो गिव अप नहीं करना है. एंड आई एम टेलिंग यू, आप लकी हो चाहे नहीं हो, वो एक दिन जरूर आएगा. कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा आता है कि मुंह में सरस्वती जी बैठती है. तो वो एक दिन सबका आता है. प्रॉब्लम ये है कि हम उस एक दिन का वेट ही नहीं करना चाहते, हम उसके पहले ही गिव अप कर देते हैं. तो मैं, जैसे मैंने कहा, दो तीन बातों में बहुत बिलीव करती हूँ. एक, ईश्वर पे अतः विश्वास, जिसको भी आप मानो, फिर उस पे छोड़ दो, गिव अप. ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाओ कि भैया मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आपको करना है. तो मैं तो बोलती हूँ कि मेरा कर आप रहे हो, मेरा नाम हो रहा है, कर मैं नहीं रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही. और दूसरा कि आप अपनी सेनिटी में रहो, यहाँ से जीते रहो, चाहे कुछ हो जाए. कुछ भी दिखते हैं ना फिगर्स, कुछ भी हो जाए, मैं अल्टीमेटली उसके लिए सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ. आपने सुना होगा, बोलते हैं कि राधा राधा बोलते रहो, जपते रहो राधा नाम राधा नाम. लोग होते हैं राधा राधा, राधे 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 बोलते रहते हैं. तो मैंने एक बार पूछा, हमारी टीम में है मयंक जी, वो राधे 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 राधे, वो उन्होंने दीक्षा ली है, उनकी ली है भी, उन दो जगह से दीक्षा लिया उन्होंने. तो मैंने बोला आप राधे राधे बोलते रहते हैं, इससे क्या होगा. तो बोले मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं उनके नाम में कर रहा हूँ. उस दिन से मुझे इसका नाम जप का अर्थ समझ में आया कि आप सब छोड़ दो ईश्वर को, सब कुछ हो जाएगा. मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, जितने लोग ये सुन रहे हैं, आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप देखिए आपका सब काम हो जाएगा, बस उसके ऊपर छोड़ दीजिए. ऐसे होते हैं मैनेज, भगवान भरोसे. बहुत बढ़िया. तो बिंदी एंड हम ये आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे यूथ के लिए और खासतौर पे वुमेन्स के लिए कि भाई जो किस प्रकार से आप, मतलब जो है एक वुमेन, क्योंकि काफी चैलेंजिंग होता है एक वुमेन के लिए फैमिली और पूरा प्रोफेशन अपना मैनेज करना, और यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? देखिए यूथ और सभी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो किसी भी महिला को ये डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए कि उनके मेल काउंटर पार्ट उन्हें परमिशन देंगे तब काम होगा. पहली बात तो आप में इतनी दम होनी चाहिए कि आपके हस्बैंड, पिता, भाई आप पे कॉन्फिडेंस रख पाए. दूसरा, ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं के लिए चैलेंजेस बहुत ही ज्यादा है, मतलब अति ज्यादा चैलेंजेस हैं. हमारी जर्नी, लाइफ टाइम जर्नी आप देखिए तो उनमें पक्का है कि ब्रेक्स आएंगे. उस मतलब आप, यू कैन नॉट चेंज इट. आप सोचिए, हम बोलते हैं ना कि अरे हमें ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, ईश्वर ऐसा रखे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें. महिला को तो हॉस्पिटल जाना ही है, उसको तो डिलीवरी करनी है, उसकी सर्जरी होनी है तो होनी.
तो ऐसे बहुत सारे हमारी लाइफ में फेजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि आप थोड़ा सा हमारे साथ लाइफ डिफरेंट होती है। और क्योंकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, मैं ये बात भी बोलती हूँ कि मेल डोमिनेंस का विपरीत कभी भी फीमेल डोमिनेंस नहीं हो सकता। पितृ सत्तात्मा का विपरीत मातृ सत्तात्मकता नहीं है, समानता है। तो जब कोई महिला आपके परिवार में, मैसेज ये देना चाहती हूँ पुरुषों को कि जब कोई महिला, चाहे वो आप किसी को मत सपोर्ट करिए, घर में एक जन को सपोर्ट करिए, अपनी पूरी लाइफ टाइम में या तो अपनी माँ को सपोर्ट कर लीजिए, बहन को कर लीजिए, वाइफ को कर लीजिए, बेटी को कर लीजिए, उस एक को बस इतना सपोर्ट कर लीजिए कि उसको ये मत बोलिए कि मैंने बोला था ना, देखो नहीं हुआ, आपसे भी किसी दिन नहीं हुआ था। तो ये जो जर्नी है कुछ भी बनने की, इवन टू बिकम अ गुड हाउसवाइफ, उसमें गलतियां तो होंगी। तो पहली चीज है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हम दूसरों, महिलाएं दूसरों को नमस्कार चमत्कार ना करें उतना जितना खुद सेल्फ को रिस्पेक्ट करिए। और मैं पुरुषों से भी कहूंगी कि आप अपने परिवार की एक महिला को कुछ बनाने के लिए ठान लीजिए। मैं बता रही हूँ, वो, मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ, वो सब कुछ चेंज कर देगी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे उभर के आएगी। विद जस्ट वन मैन बिहाइंड वन वुमन एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। तो यूथ है, ये यंग बच्चे, ये यंग जनरेशन बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट है। मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, बट डिसिप्लिन का ठोर ठिकाना नहीं है। तो उस पे थोड़ा फोकस कीजिए और महिलाओं पे बिलीव करिए, चीजें बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमें इनेटली मैनेजमेंट क्वालिटी होती है, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। आपके घर में आपकी मदर को देखिए, वो सारी मेड्स मैनेज कर लेती होंगी। आप घर जाएंगे, आपको घर जमा मिलेगा, आप घर जाएंगे खाना बना मिलेगा। तो जब वो इतनी मल्टीटास्किंग, गार्डन स्पॉट ऑन होगा, डस्टिंग स्पॉट ऑन होगी, आप बताइए, आपको किसी पुरुष को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि घर का राशन खत्म कैसे हो गया, उसको पता है कब लाना है, और मनी मैनेजमेंट भी वो जानती है। तो आप कोई भी कंपनी के जो टॉप 5 डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, वो ऑपरेशन हेड बहुत अच्छी है, वो एचआर मैनेजर बहुत अच्छी है, वो फाइनेंस हेड बहुत अच्छी है, वो मार्केटिंग अच्छी कर सकती है, वो ही तो घर पे बुला के खाना खिलाती है। वो बंद कर दे तो आपका पीआर खत्म हो जाएगा। तो व्हेन शी कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट होम, व्हाई नॉट आउटसाइड? तो ट्रस्ट है, एंड आई एम श्योर हमारा यूथ ये करेगा तो दुनिया बदल जाएगी। तो ये हमारी बातचीत हुई आज डॉक्टर करिश्मा प्रधान के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। हमने उनकी हॉबीज, चाइल्डहुड, मैरिड लाइफ, फिर जो प्रोफेशन को लेकर के उन्होंने बिगनिंग करी, पूरी जर्नी हमने देखी और उन्होंने जो मैसेज दिया, काफी बहुत ही मजा आया मुझे तो बातचीत करके। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू करिश्मा। मुझे मेरे बारे में बात करके मजा ही आता है। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच।